हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेडिकेम क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि कार्बोकैटायन रिएक्टिव इंटरमीडिएट का पहला पार्ट जो था कार्बोकैटायन, वो आप सभी ने देख लिया होगा। ठीक है, तो आइए हम उसी अपने लेक्चर को आगे शुरू करते हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कार्बेनायन। तो भाई कार्बेनायन क्या होता है, इसके बारे में मैंने कुछ जो है बातें लिख रखी है। इसी पहली बात मैंने लिख रखी है निगेटिवली चार्ज स्पेसीज। इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा भाई, निगेटिव चार्ज होगा। दूसरा लिख रखा है 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल एंड 6 इन बॉन्डिंग, 2 इन नॉन बॉन्डिंग। जो ये 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी सेल में, इसमें होंगे क्या, 6 तो बॉन्डिंग में होंगे जिन्होंने बॉन्ड बना रखा होगा, 2 जो है नॉन बॉन्डिंग में होंगे, लोन पेयर की तरह। थर्ड क्या है कि पिरामिडल इसकी शेप होगी, कार्बेनायन की शेप पिरामिडल होगी। फोर्थ बात मैंने क्या लिख रखी है, sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। किसी वजह से निगेटिव चार्ज अगर कंजुगेशन में है तब हमारी जो है हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी। तो एक एक करके जो है मैं इसे बता देता हूं, आपको ध्यान से देखना। अब देखो भाई, किसी वजह से जो है हमारा कार्बेनायन है CH3 माइनस। तो CH3 माइनस का क्या मतलब भाई, सेम देख लो NH3 की तरह सेम है क्या। NH3 के ये इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बिल्कुल सेम, तो सब कुछ सेम है। तो इस ये भी पिरामिडल है भाई, शेप भी बिल्कुल इसकी पिरामिडल है, देख लो कुछ चेंज ही ना है। ठीक है, और दूसरी बात ये अगर किसी वजह से जो है निगेटिव चार्ज इस तरह से है, ये निगेटिव चार्ज, या फिर निगेटिव चार्ज आपका कुछ इस तरह से है, ये निगेटिव चार्ज, ये इसके साथ जो है डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। ठीक है, या जो है कुछ और भी हो सकता है कि कहीं भी आपका जो है निगेटिव चार्ज कुछ इस तरह से अगर कंजुगेशन में है, निगेटिव चार्ज ये और ये। तो इस टाइम पे क्या होगा कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारी sp2 हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी। जब कभी भी हमारा निगेटिव चार्ज किसी भी चीज के साथ कंजुगेशन में हो तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ हमेशा उसकी sp2 हो जाएगी। अब एविडेंस, ये सारी बातें हमें कैसे पता चल रही है, जादू तो हो नहीं रहा। ठीक है, तो सब ये एक्सपेरिमेंट है, तो कैसे हमें पता चला, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा ये CH3 माइनस की। तो हमने देखा जो हमारा निगेटिव चार्ज है, वो ब्रिज हेड पोजीशन पर स्टेबल होता है। निगेटिव चार्ज जो है यहाँ ब्रिज हेड पोजीशन पर स्टेबल होता है, और ब्रिज हेड पोजीशन की शेप क्या होती है, पिरामिडल। और ये निगेटिव चार्ज यहाँ बिल्कुल स्टेबल है, तो कुछ अंदाजा लगा कि भाई हाँ इसकी शेप क्या है, हमारी पिरामिडल हो सकती है। दूसरी चीज ध्यान से देखना, आपके पास जो एक मॉलिक्यूल है CH3, C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें हमने कोई बेस डाल दिया, इसमें जो है हमने कोई बेस डाल दिया, इसे ऐसे लिखो, हाइड्रोजन और R1 और R2। ठीक है, इसमें हमने कोई बेस डाला OH माइनस। तो बेस डालने पे क्या हुआ, ये जो है OH माइनस इधर से जो है हाइड्रोजन ले जाएगा, बन जाएगा R1C माइनस R2 और जो है C डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन क्यों निकला, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज जो है स्टेबल है, इसके साथ जो है कंजुगेशन में जा रहा है। तब ये निगेटिव चार्ज इसके साथ कंजुगेशन में जा रहा है, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R1 R2 और जो है इधर जो है अपना डबल बॉन्ड लगा दूं, C डबल बॉन्ड OH। वही सीधी सी बात है, ये इसकी स्ट्रक्चर में लिख सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहाँ होगा क्या कि अगर किसी वजह से अब जो है इसमें मैं किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराऊं, तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगेगा, ये भाई ये स्ट्रक्चर देखो कैसी होगी, प्लेनर है, ये डबल बॉन्ड प्लेनर है, या एक बार ऊपर से अटैक कर सकता है, एक बार नीचे से अटैक कर सकता है, CO माइनस है ये, तो ऐसे जाएगा, ऐसा ही। हाँ, तो इस पोजीशन पे एक बार इलेक्ट्रोफाइल अबोव द प्लेन से अटैक कर सकता है, एक बार बिलो द प्लेन से अटैक कर सकता है। तो हमारा जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा, तो हमारा मिलेगा क्या, रेशमिक मिक्सचर। और रेशमिक मिक्सचर मिल रहा है तो हमारे दिमाग में बात आ गई, तो इसका मतलब इसकी जो है स्ट्रक्चर कैसी है, प्लेनर है। भाई रेशमिक मिक्सचर तभी तो मिल सकता है जब ये स्ट्रक्चर प्लेनर हो, तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ C माइनस बन रहा था वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, क्योंकि वो क्या है, प्लेनर। तो इस बात से हमें जो है पता चला कि निगेटिव चार्ज अगर किसी वजह से कंजुगेशन में चला जाए तो वहां उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसके आगे की जो बातें हैं वो हम करते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ कार्बेनायन। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रिपरेशन ऑफ
कार्बन आयन, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन आयन यहाँ डाल लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहला जो मैं बात करूंगा वो बात कर रहा हूं मैं कि किसी वजह से जो है कुछ इस तरह से है CH2 और हाइड्रोजन, और इधर कोई हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या हो सकता है भाई हमारा, ये NO2 हो सकता है, CHO हो सकता है, और जो है C डबल बॉन्ड O हो सकता है, और जो है क्या हो सकता है SO3H हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, कोई भी ग्रुप जो है वो हो सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो उस केस में अगर किसी वजह से इसे मैं जो है बेस दे दूंगा OH-, तो बेस देने पे क्या काम होगा कि ये यहाँ से जो है हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा, और यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। जो हमें बनाना था कार्बन आयन वो हमने यहाँ बना लिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ NO2 लिख दिया है सामने, इससे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहली बात समझ में आई आपको जो है किस प्रकार से जो है कार्बन आयन बनाना है। अब दूसरी जो है वो मैं लिखवाता हूँ, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। तो दूसरा लिखना फ्रॉम एल्किल हैलाइड। तो इसमें भी ध्यान से देखना, अगर आपके पास जो है एल्किल हैलाइड RX, जैसे आपके पास RX है, ठीक है, और इसमें जो है मैंने क्या काम करा, इसमें जो है मैंने इसके बीच में जो है Mg डाल दिया, Mg ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो Mg डालने पे क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा RMgX बन जाएगा, सीधी बात। और यहाँ RMgX जो होता है जनरली, जो हमारा कार्बन होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है, और जो मेटल होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ भी हमने क्या बनाया, कार्बन आयन बना दिया है। और सेम इसी की तरह जो है आप R2CuLi भी बना सकते हो, R2CuLi गिलमैन रिएजेंट। इसमें क्या होता है, इसमें भी जो है हमारा R- में होता है। ठीक है, चलो भाई और देखते हैं कि किस किस चीज से बना सकते हैं। एल्किल हैलाइड से हमें पता चल। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट देखिए कि हम और कैसे जो है अपना कार्बन आयन बना सकते हैं। तो आपके सामने मैं लिख रहा सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, और इसमें बना कैसे सकते हैं कि जो हमारा एसिडिक एसिड होगा, इसमें हम क्या काम करेंगे, इसमें जो है हमने डाला NaOH और CaO। तो होगा क्या भाई, NaOH ये तो कैटलिस्ट का काम करेगा, और NaOH क्या काम करेगा, इधर से जो है H- एक्सेप्ट करेगा, RC डबल बॉन्ड O और O- Na, और थोड़ी सी हीट देने पे जो है, थोड़ी सी हीट देने पे क्या काम होगा, ये जाएगा ऐसे और ये चला जाएगा ऐसे। तो मतलब R पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, ये हो जाएगा R- प्लस CO2 जो है हमारा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करें, डिकार्बोक्सिलेशन, मतलब CO2 बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम कार्बन आयन अपना बना सकते हैं। बाकी इसमें जो है मैं आपसे एक और बात करना चाहूंगा, एक और बात यहाँ पहले बताना चाहूंगा कि उतनी जल्दी CO2 निकल सकता है जितना ये R- स्टेबल होगा। जितना ज्यादा R- हमारा स्टेबल होगा उतनी ही जल्दी CO2 निकल जाएगा, और जितनी जल्दी CO2 निकलेगा उतनी जल्दी हम क्या कह सकते हैं, कार्बन आयन बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जितना स्टेबल कार्बन आयन उतनी ही जल्दी CO2, उतनी जल्दी डिकार्बोक्सिलेशन होगा। ये बात यहाँ ध्यान रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए ऑर्डर ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन का ऑर्डर लिखना है। कैसे करेंगे कि जहां निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल, डिकार्बोक्सिलेशन उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो सब जगह COH लगा रखे। ठीक है, तो क्या काम करना है, आप COH निकाल के उनकी जगह क्या लगा दो, COH की जगह जो है आप यहाँ लगा सकते हो क्या, COH की जगह आपको क्या लगाना है, ये कि ये जो है COH की जगह मैं यहाँ लगा देता हूँ निगेटिव चार्ज। फिर देखिए इस COH की जगह मैं क्या लगा दूं, यहाँ निगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर देखिए इस COOH की जगह मैं यहाँ क्या लगा दूं, निगेटिव चार्ज। ऐसी जो है मैंने करा, इस COOH की जगह मैंने क्या लगा दिया, निगेटिव चार्ज। जो निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल, तो हम कह सकते हैं कि उतनी ही जल्दी हमारा डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट वाले में केवल इसका कौन सा इफेक्ट, -I इफेक्ट, और कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। ये 2 के -I लग रहे हैं। ये देखिए इस वाले में क्या हो रहा है, ये निगेटिव चार्ज इधर इसके साथ कंजुगेशन में जा सकता है इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये निगेटिव चार्ज इसके साथ भी कंजुगेशन में जा सकता है, मतलब दो -R लग रहे हैं। और इसमें जो है एक के साथ कंजुगेशन में जा सकता है, एक -R लग रहा है। तो निगेटिव चार्ज को सबसे ज्यादा कौन स्टेबल करेगा, -R वाला, सीधी सी बात है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा निगेटिव चार्ज हुआ, थर्ड वाले का।
फिर फोर्थ वाले का, फिर इसमें 2 माइनस आई है तो हो जाएगा सेकंड वाले का, फिर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। तो कुछ इस तरह का हमारा ऑर्डर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी का। या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि जो है डीकार्बोक्सिलेशन का ऑर्डर आ गया कि किसमें जो है जल्दी डीकार्बोक्सिलेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि जो है कुछ इस तरह से हमारे कंपाउंड लिखे हुए हैं, इसमें जो है आपको डीकार्बोक्सिलेशन बताना है किसमें फास्ट होगा। क्या काम करना है, COOH निकालो और नेगेटिव चार्ज उनकी जगह लिख लो, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँ, इसे नोट कर लेना पहले, आप इसे सबको नोट करना, बाकी जो है मैं कर देता हूँ कि मैंने क्या काम करा, COH की जगह क्या लिख दूँ, यहाँ COH की जगह क्या लिख दूँ, नेगेटिव चार्ज। ऐसी जो है यहाँ COOH की जगह क्या लिख दूँ, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ऐसी जो है मैं इधर COOH की जगह क्या लिख दूं, नेगेटिव चार्ज। अब मुझे देखना कौन सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। तो ये नेगेटिव चार्ज में जो ये नेगेटिव चार्ज है इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है नाइट्रोजन का, -I। मैंने बताया था बेंजीन रिंग है उसकी तरह कोई रिंग हो उस पर माइनस या पॉजिटिव हो तो कभी भी जो है उसमें जो है हमें रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन नहीं लगाना है, हमेशा उसमें -I लगाओ। बेंजीन रिंग की तरह कोई स्ट्रक्चर है और इधर माइनस चार्ज है डबल बॉन्ड के ऊपर, तो हमेशा उसमें जो है आपको क्या लगाना है, -I। तो इसका -I, इसमें भी -I, इसमें भी -I, और -I किस पर डिपेंड करता है, DNP, डिस्टेंस नंबर पावर। तो डिस्टेंस देखो सबसे पास की किसकी, इसकी, तो भाई इसका -I नेगेटिव चार्ज करता है स्टेबल, तो सबसे ज्यादा ये हो स्टेबल, फिर ये तो ऑर्डर क्या हो जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन का 1 2 3, कुछ ये ऑर्डर हमारा हो जाएगा। ऐसी जो है इसमें करना है आपको डीकार्बोक्सिलेशन करना, COH निकाल दोगे, इतना हिस्सा निकाल दोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ऐसे इतना हिस्सा यहाँ निकाल दोगे, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इतना हिस्सा यहाँ निकाल दो, क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। कौन सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, तो भाई देखो ये है हमारा sp कार्बन, ये है sp2, वो है sp3। तो हमेशा जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव होगा, निगेटिव चार्ज उस पर उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो निगेटिव चार्ज सीधी सी बात है कहाँ स्टेबल होगा, sp पे। तो ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3। ऐसी जो है ये 4th क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको स्वयं करना है, इसका स्वयं आंसर ट्राई करो कैसे करना होगा। वो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और कौन सी रिंग पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, जो रिंग हमारी छोटी होगी। तो सीधी सी बात है ये वाला ज्यादा स्टेबल, ये वाला कम, वो वाला उससे कम। तो ऑर्डर डीकार्बोक्सिलेशन का 1 2 3 हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई इतनी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जो है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिख रखा है एरोमेटिक, कहीं हमारा कंपाउंड निगेटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक हो रहा है। जैसे ये वाला देखो, ये वाला जो है कंपाउंड इस निगेटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक है, तो इस निगेटिव चार्ज को हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक कार्बन आयन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरोमेटिक। फिर हम देखेंगे उसके बाद रेजोनेंस, फिर उसके बाद देखेंगे हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव, उसके बाद परसेंटेज करेक्टर, और बाद में एंटी एरोमेटिक। हमारा जो है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। अगर कहीं निगेटिव चार्ज आने पर कंपाउंड एंटी एरोमेटिक बन रहा है, एग्जाम्पल के रूप में देखिए, इस निगेटिव चार्ज आने की वजह से कंपाउंड एंटी एरोमेटिक बन रहा है, तो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। बताइए इतनी बात समझ में आई, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत ना होनी चाहिए। चलो इसके एग्जाम्पल कराता हूं, तब पता चलेगा कितनी बात समझ में आई है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आप आपके सामने लिखा हुआ है, आपको लिखना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ठीक है। कार्बन आयन की आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखनी है, तो भाई लिखिए कैसे लिखोगे। तो देखिए यहाँ क्या करा हमने, ये निगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, इसके साथ कंजुगेशन कंजुगेशन कंजुगेशन, और इस निगेटिव चार्ज की वजह से, इस निगेटिव चार्ज की वजह से हमारा कंपाउंड क्या हो रहा है, एरोमेटिक हो रहा है। तो एरोमेटिक कार्बन आयन, तो इसे तो सबसे लिख दो फर्स्ट में। ये कैसा है, इस निगेटिव चार्ज की वजह से कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक हो रहा है। एंटी एरोमेटिक क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें रहेंगे, प्लेनर रहेगी, स्ट्रक्चर साइक्लिक रहेगी, रेगुलर कंजुगेशन रहेगा, तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये एंटी एरोमेटिक है तो इसे लिख दो सबसे लास्ट में, इसमें तो कोई दिक्कत ना है। ये इसमें क्या है, इसमें केवल माइनस, इसका जो ये निगेटिव चार्ज पे इनका केवल -I लग रहा है। मैंने पहले बताई बेंजीन रिंग टाइप पे किसी कहीं भी निगेटिव चार्ज हो तो केवल -I लगाना है, केवल -I लग रहा है। -I जो है स्टेबल ही करता है।
इसमें जो है ये देखिए, इसमें निगेटिव चार्ज आने की वजह से कंपाउंड जो है वो हो गया हमारा एंटी एरोमेटिक, कंपाउंड हो गया एंटी एरोमेटिक, ठीक है। और जो है इस वाले में क्या है, इस वाले में जो है हमारा sp3 कार्बन पर जो है वो निगेटिव चार्ज है। तो sp3 पे है तो लिख दूं उसे वाले को फिफ्थ और इधर वाले को इसे लिख दूं थर्ड। पर अब हमें प्रॉब्लम आ रही है, दोनों हमारे कंपाउंड कैसे हैं, एंटी एरोमेटिक। ये दोनों कंपाउंड देखो, ये दोनों कंपाउंड देखो कि ये जो है हमारी इस तरह से जो है वो 7 मेंबर रिंग बनी हुई है, ठीक है। ये कंपाउंड देखो, ये इस तरह से हमारी 3 मेंबर रिंग बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जो रिंग बड़ी होगी वो अपने आप को एंटी एरोमेटिसिटी से बचाने के लिए थोड़ा तरोड़ मरोड़ लेगी, थोड़ा अपने आप को ट्विस्ट कर लेगी। ड्यू टू ट्विस्टिंग ये कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि निगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा कंजुगेशन में है इस वाले में। तो सीधी सी बात है, कौन सा वाला स्टेबल होगा, ये वाला। इन दोनों की बात कर रहा हूँ केवल, ठीक है। अब देखिए इसमें आंसर लगा दीजिए, फिर इन दोनों का लगाना है तो कौन सा स्टेबल होगा, इसके बाद आ जाएगा 4th वाला, फिर आ जाएगा 2 वाला। तो कुछ इस तरह से हमारा जो है आंसर हो जाएगा इस चीज़ का। बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत ना है, इतनी बात अच्छे से समझ में आई, ठीक भाई। नेक्स्ट में चलो, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है हमारा कि ये CH माइनस, इसमें क्या है। अच्छा एक चीज़ और इससे पहले बताना चाहूँगा मैं आपको, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन में आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है -R, फिर देखना है -H, फिर देखना है -I, ठीक है। इसके बाद +I, इसके बाद जो है +H, इसके बाद +R। अगर कहीं +R लग रहा है वो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, कहीं -R लग रहा है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ऐसी जो है ये सब है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इधर आ जाओ, ये है खाली CH3, ये निगेटिव चार्ज और CH3 का +I इफेक्ट है, और CH3 का क्या दूसरा कौन सा इफेक्ट है कि हाइपर कंजुगेशन भी है। इसमें क्या है, इस निगेटिव चार्ज पे केवल 2 हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन है, इसमें 3 हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन है। तो अगर मैं इन तीनों में स्टेबिलिटी की बात करूं, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं है। +H हाइड्रोजन का +H, और +H क्या करता है, डिक्रीज करता है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। तो किसका ज़्यादा, इसमें 3 हाइड्रोजन है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। कुछ इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, सीधी बात है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है, थर्ड वाला। आप ध्यान से देखना कि इसमें आप क्या देख रहे हो, PH3C-, इसमें PH2C-, इसमें 3 बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में है निगेटिव चार्ज, इसमें 2 बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में है निगेटिव चार्ज, इसमें 1 बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में है निगेटिव चार्ज। बताओ कौन सा स्टेबल होगा, जिसमें ज़्यादा कंजुगेशन, तो कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला, सीधी बात है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 4th वाला क्या कहता है कि इस तरह का आपके पास कंपाउंड है, ठीक है, इसमें आपको स्टेबिलिटी बतानी है। तो इस पोजीशन पर इस CH3 का कौन सा इफेक्ट काम करेगा, तो ध्यान रखना, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर रेजोनेंस के साथ साथ हाइपर कंजुगेशन भी काम करता है। तो इस CH3 का हाइपर कंजुगेशन यहाँ वर्क करेगा, ये CD3 का हाइपर कंजुगेशन यहाँ वर्क करेगा। किसका हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा रहता है, CH3 का। बात किसकी हो रही है, +H की। तो +H क्या करता है, निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है। किसका हाइपर कंजुगेशन अच्छा होगा, हाइड्रोजन का, CH बॉन्ड का। तो किसकी जो है स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी, इधर वाले की, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा से डिस्टेबलाइज कर देगा +H की वजह से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये दोनों का है। इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, पहले इसकी बता देता हूँ, CCl Cl Cl और ये हो गया CH2-। क्या होगा, निगेटिव चार्ज इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, क्या बनेगा, Cl- और Cl, और ये क्या बनेगा, CH2। इस तरह की चीज को हम क्या कहते हैं, -H, निगेटिव हाइपर कंजुगेशन। कौन सा स्टेबल होगा दोनों में से,
बताओ दोनों में से कौन सा स्टेबल होगा, किसका माइनस एच अच्छा होगा? सीधी सी बात है, जिसका बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। CCl बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा या CF बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा? सीधी बात है, CCl बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। 2p3p ओवरलैपिंग है, इसमें 2p2p ओवरलैपिंग है। किसकी ओवरलैपिंग अच्छी है? इस वाले की 2p2p की सेम एनर्जी की ओवरलैपिंग हमेशा अच्छी रहती है। तो सीधी बात है, इसमें कौन स्टेबल हो जाएगा भाई? ये वाला। ऐसी सेम ये करना है, इसमें कौन स्टेबल हो जाएगा? ये वाला। आप खुद से भी ट्राई करना इसे। अब 7th एग्जाम्पल देखो। 7th भी मैं थोड़ा जल्दी में करा देता हूँ, चूँकि इधर जो है काफ़ी तेज़ जो है बारिश पड़ रही है, तो कभी भी लाइट जा सकती है, इसलिए जो है इसे मैं थोड़ा फास्ट बोल के आपको करा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनना। ये निगेटिव चार्ज CH3 का कौन सा इफेक्ट? हाइपर कंजुगेशन। कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन? 1। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन? 0। यहाँ कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं लग रहा है। यहाँ 1 हाइड्रोजन का है, यहाँ 3 हाइड्रोजन का। और प्लस H निगेटिव चार्ज को क्या करता है भाई? डी स्टेबल। तो कौन स्टेबल होगा? ये वाला, फिर ये वाला। तो ये इस तरह से कुछ इसका ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है 8वां। इसे बड़े ध्यान से करना है। नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 में आपको ऑर्डर लगाना है स्टेबिलिटी का, निगेटिव चार्ज का। कैसे लगाओगे बताओ? कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? कैसे लगाओगे ऑर्डर? तो ध्यान से देखना इसमें कि कैसे ऑर्डर लगाना। थोड़ा नीचे कर देता हूं। इस पे जो अगर बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज है, मैंने क्या बताया आपको? केवल क्या देखना है? इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें किसी का इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, 0 इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें जो है OH का है -I, इसमें भी -I, इसमें भी -I, इसमें भी -I, इसमें भी -I, सब में -I लग रहा है। सीधा क्या लगाना है? DNP, डिस्टेंस नंबर पावर। अगर -I की डिस्टेंस कम होगी तो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबल करेगा। इसमें देखो फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन, ये निगेटिव चार्ज इसके पास वाले कार्बन पे लगा हुआ है, इसमें भी इसके पास वाले कार्बन पे लगा हुआ है, इन तीनों में दूर लगा हुआ है। तो ये दोनों इन तीनों से ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। किसका -I ज़्यादा अच्छा होता है? OCH3 का या OH का? इसे मैंने GOC में बहुत अच्छे से ध्यान दे के करवाया था। किसका अच्छा होता है? OCH3 का -I OH से अच्छा होता है। तो हो जाएगा 3 वाला। क्यों होता है? ये रीजन भी मैंने वहाँ बताया था। ये हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक। अब इसमें देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं? इन तीनों में कौन सा इफेक्ट लगाना है? इन तीनों में भी -I लगाना है। तो भाई इसमें देखिए कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड। डिस्टेंस सेम, नंबर देखिए 1 नंबर सेम, पावर देखिए OCH3 की पावर ज़्यादा होती है Cl की या OH की? तो -I की पावर Cl की हमेशा OH से ज़्यादा होती है। तो कौन सा आ जाएगा? कौन सा आ जाएगा? 4th वाला। फिर आ जाएगा OCH3 और OH की बात करूं तो कौन सा आ जाएगा? OCH3 वाला। तो ये आ जाएगा हमारा तीसरा, और फिर लास्ट वाला आ जाएगा हमारा, तो लास्ट वाला आ जाएगा हमारा छठा। बाकी कौन सा बचा जिस पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है? वो कहाँ जाएगा? सबसे लास्ट में। तो आँख खोल कर देखिए, ये आपका जो है स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। ये इसमें आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। समझ में बात आई? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो अब मैं आपको पढ़ाने वाला था वो था फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के बारे में आपका देखो क्या क्या बचा है। अभी इसमें आपका बचा है फ्री रेडिकल, दूसरा आपका बचा है कार्बीन, तीसरा बचा है नाइट्रीन, चौथा आपका बचा है बेंजाइन। ठीक है, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है ये। अगर आप फ्री रेडिकल सही से पढ़ोगे तो मुश्किल से 15 मिनट। कार्बीन अगर आपने थोड़ा अच्छे से देख लिया, रिएक्शन भी देख ली तो आधा घंटा, और ये तो 10 मिनट का है, और बेंजाइन भी 10 से 15 मिनट का है। जो मैं ये बेंजाइन आपको पढ़ाऊंगा रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो ये 3 बचे, मतलब थोड़ा सा देर का मतलब और बचा है। पर ये जो है आप कहीं से भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी जो है इस क्रैश कोर्स में मुझे इतना ही आपको प्रोवाइड करना था। बस मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो ये हमारा CH3 होता है
और CF3 होता है। ठीक है, ये दोनों फ्री रेडिकल की मैं बात कर रहा हूँ, और फ्री रेडिकल हमेशा होमोलिटिकल क्लीवेज से बनते हैं। तो CH इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है फ्री रेडिकल की, वो जनरली sp2 होती है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, पर CF3 वाले की sp3 होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है और इसका रीजन अब सुनना है। ये कार्बन रेडिकल हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन रेडिकल फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन एक मिथ है, सिर्फ बॉन्ड एंगल को डिफाइन करती है। कभी भी बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन से डिफाइन नहीं करते हैं, जो आप हमेशा करते हो। तो ध्यान रखना कि हमेशा जो है बॉन्ड एंगल की वजह से हाइब्रिडाइजेशन आती है। तो इसमें देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या है, फ्लोरीन लगे हुए हैं। सपोज करो इनके इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इस बॉन्ड के यहाँ थे, बॉन्ड पेयर, तो फ्लोरीन क्या काम करेंगे, अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ आ गए, यहाँ से जो है यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से जो है बॉन्ड पेयर यहाँ से जो है यहाँ आ जाएंगे, दूर हो गए। तब पास थे तो इनके बीच में क्या होता, बहुत ज्यादा आपस में इनके बीच में रिपल्सन हो रहा था, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ गया था। इस वाले केस में क्या थे, ये तीनों पास पास है, तो बहुत ज्यादा इनके बीच में रिपल्सन होगा, तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया था। बॉन्ड एंगल इतना बढ़ गया था कि लगभग हमने मान लिया था कि ये प्लेनर होता है। इस वजह से हमने कह दी कि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कैसी होती है, sp2 होती है। पर जब हमने फ्लोरीन के केस में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, थोड़े दूर चले गए, इलेक्ट्रॉन दूर चले गए। तब पास थे तो रिपल्सन बहुत ज्यादा हो रहा था, थोड़े दूर हो गए तो रिपल्सन इतना ज्यादा नहीं हो रहा है। रिपल्सन ज्यादा नहीं हो रहा है चूंकि sp2 वाले में कितना एंगल होना चाहिए, 120। इस वाले में इतना नहीं है, घट के 109 के पास आ गया। या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि इस वाले में जो है S कैरेक्टर घट गया है। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। क्यों हो रहा है कम, रीजन भी आपको मैंने बताया। तो इस वजह से जो है ये वाला रेडिकल इस वाले से हमेशा जो है स्टेबल नहीं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है हमेशा sp3 होती है और इस वाले की हमेशा sp2 होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो भाई इस लेक्चर के लिए इतना ही था। आशा करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिली होंगी। बाकी जो है क्रैश कोर्स में जो है ज़्यादातर क्वेश्चन जो मैं सही बताऊँ ना आपके एग्जाम में, तो कार्बन आयन और जो है कार्बोकैटायन से आते हैं। बाकी थोड़े बहुत फ्री रेडिकल और बेंजाइन की मैंने बात करी, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, रिएक्शन मैकेनिज्म में जरूर पढ़ाऊंगा क्रैश कोर्स में। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। बाकी अगर आपके कुछ भी डाउट हो, कैसे भी डाउट हो इससे रिलेटेड, ठीक है, देखो आज जो है मैं बता रहा हूँ कि इस GOC प्लस स्टीरियो प्लस रिएक्टिव इंटरमीडिएट प्लस एरोमेटिसिटी, इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आज जो है आप मेरे से चैट बॉक्स में जो है टेलीग्राम ग्रुप @medcam ऑफिशियल पे जो है वो medcam क्लासेस ऑफिशियल पे मुझसे जो है कांटेक्ट करना। आप जो है कुछ भी हो आप पिक भेजना और मैं उसके सॉल्यूशन भेजूंगा, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम हो। ठीक है, बाकी अभी हम जो करने वाले हैं वो करने वाले रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट और रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट, नेम रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक और जो है नेचुरल प्रोडक्ट। और आपको एक कल बहुत अच्छी वीडियो मिलने वाली है, उसे बिल्कुल मिस मत करना, वो यहाँ आ जाएगा हमारा और आपकी ऑर्गेनिक कंप्लीट 100% हो जाएगी। ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही। मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।